हम अक्सर सुनते हैं कि वॉयेजर प्रोब्स ने हमारे सोलर सिस्टम की बाउंड्री को पार कर लिया है और अब वो इंटरस्टेलर स्पेस में ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वॉयेजर्स के अलावा भी कुछ ऐसे स्पेस प्रोब्स हैं जो आज इंटरस्टेलर स्पेस में ट्रैवल कर रहे हैं? और हैरानी की बात यह है कि उन्हें आज कोई नहीं जानता, जबकि हकीकत तो ये है कि उन्हीं के कंधों पर पैर रखकर वॉयेजर्स आज इतने सक्सेसफुल हो पाए हैं। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं स्पेस प्रॉप्स के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो और तैयार हो जाओ इस खूबसूरत सी जर्नी के लिए, क्योंकि ये जर्नी आपको बहुत कुछ नया सिखाने वाली है। यह बात है 2 मार्च 1972 की, जब अमेरिका के केप कैनावरल से एक रॉकेट लॉन्च होता है। वैज्ञानिकों ने उस प्रोब पर एक गारंटी लिखी थी कि यह प्रोब केवल 21 महीने ही काम करेगा। उस प्रोब का नाम था पायनियर 10। पर उस 21 महीने की गारंटी वाले प्रोब ने वो कर दिखाया जो इंसानी इतिहास में किसी ने सोचा नहीं था। पायनियर 10 को एक बड़े सवाल का जवाब ढूंढने के लिए भेजा गया था, जिसे आज हम एस्ट्रॉयड बेल्ट के नाम से जानते हैं। मार्स और जुपिटर के बीच एक ऐसी जगह जहां करोड़ों पत्थर, धूल और मलबा तैरता रहता है। उस वक्त तक किसी को नहीं पता था कि कोई प्रोब उस एस्ट्रॉयड बेल्ट से सही सलामत निकल सकता है या नहीं, और अगर नहीं निकल सकता तो सोलर सिस्टम के बाहरी हिस्से को हम कभी देख ही नहीं सकते थे। पर पायनियर 10 को यही साबित करने के लिए भेजा गया था कि हम उस सीमा को पार कर सकते हैं। और पायनियर 10 ने 15 फरवरी 1973 को उस एस्ट्रॉयड बेल्ट को पार करके यह साबित कर दिया कि सही सलामत बिना किसी खरोंच के उस बेल्ट से बाहर निकला जा सकता है। और फिर वो अपनी मंजिल जुपिटर की तरफ बढ़ने लगा। 4 दिसंबर 1973 को पायनियर 10 जुपिटर के बिल्कुल पास पहुंच चुका था। इतना पास कि यह उसके बादलों से सिर्फ 1,30,000 किलोमीटर की दूरी पर था। यह पहली बार था कि किसी स्पेसक्राफ्ट ने जुपिटर को इतने करीब से देखा हो। उसने जुपिटर की 500 से ज्यादा तस्वीरें खींची और जुपिटर के मून्स गैनीमेड और यूरोपा की पहली क्लियर इमेजेस भेजी। उसने जुपिटर के मैग्नेटिक फील्ड की ताकत को भी मापा। यहां पर हैरानी की बात यह थी कि जुपिटर का रेडिएशन इतना पावरफुल था कि पायनियर 10 का रेडिएशन नापने वाला इंस्ट्रूमेंट अपनी मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच गया था। अगर पायनियर जुपिटर के और करीब जाता तो शायद वो वहीं पर राख हो जाता। पायनियर 10 इसलिए भी खास था क्योंकि इस पर एक छोटी सी मेटल की प्लेट लगाई गई थी, जिसमें हाइड्रोजन एटम और ह्यूमन बॉडी के डायग्राम और सोलर सिस्टम की लोकेशन मेंशन थी, ताकि जब कभी ये प्रोब किसी एलियन सिविलाइजेशन के हाथ लगे तो वो हमारे बारे में जान सके। इसे बनाने वाले साइंटिस्ट कार्ल सेगन का मानना था कि भले ही कोई इसे कभी न पढ़े, पर यह जरूरी है कि हमने कोशिश की। पायनियर 10 ने 31 साल तक काम करने के बाद 23 जनवरी 2003 को अपना आखिरी मैसेज भेजा। उस वक्त वो धरती से 12 अरब किलोमीटर की दूरी पर था। उस एक मैसेज को धरती तक पहुंचने में 11 घंटे 20 मिनट का समय लगा था। उस समय तक पायनियर 10 की एनर्जी लगभग खत्म हो चुकी थी और उसके रेडियो ब्रॉडकास्टर ने भी काम करना बंद कर दिया था। वैज्ञानिकों ने 2006 में एक आखिरी बार पायनियर से संपर्क करने की कोशिश की, पर पायनियर का कोई जवाब नहीं आया। पायनियर 10 हमेशा के लिए खामोश हो चुका था, पर वो अब भी लगभग 12 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से टॉरस कॉन्स्टेलेशन की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस समय पायनियर 10 धरती से करीब 20 अरब किलोमीटर दूर है और अनुमानों की माने तो अगले 20 लाख साल बाद ये अल्देबारन स्टार से होकर गुजरेगा। पायनियर 10 के 1 साल बाद 5 अप्रैल 1973 को नासा ने एक और प्रोब भेजा, जिसका नाम था पायनियर 11। यह पायनियर 10 का अपग्रेडेड वर्जन था और इसका मेन मकसद सैटर्न तक पहुंचना था। वो सैटर्न जिसे उस वक्त तक किसी भी स्पेसक्राफ्ट ने करीब से नहीं देखा था। पायनियर 11 2 दिसंबर 1974 को जुपिटर के पास पहुंचता है। उस समय पायनियर 11 जुपिटर के बादलों से सिर्फ 42,000 किलोमीटर की दूरी पर था। उसने जुपिटर के ग्रेट रेड स्पॉट और उसके पोल्स की क्लियर इमेजेस ली और जुपिटर के मून कैलिस्टो का भार नापा। पर यह तो सिर्फ शुरुआत थी। पायनियर 11 ने जुपिटर के ग्रेविटेशनल पावर का इस्तेमाल करके खुद को उसने सैटर्न की ओर ढकेल दिया, जिसके बाद 1 सितंबर 1979 को पायनियर 11 सैटर्न के पास पहुंचा और पहला ऐसा प्रोब बना जो कभी सैटर्न तक पहुंच पाया। सैटर्न के बादलों से सिर्फ 21,000 किलोमीटर की दूरी पर उसने सैटर्न के रिंग्स को उस तरफ से फोटो खींचे जो पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। साथ ही इसने सैटर्न के न्यू रिंग्स और मून को भी खोजा। पायनियर 11 ने यह प्रूफ कर दिया कि वॉयेजर जैसे प्रोब सैटर्न से सुरक्षित गुजर सकते हैं। पायनियर 11 ने वो रास्ता खोला जिस पर वॉयेजर्स ने चलकर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज कराया। 30 सितंबर 1995 को
पायनियर 11 ने अपना आखिरी मैसेज भेजा। इस वक्त तक उसकी एनर्जी इतनी कम हो चुकी थी कि उसके लिए सिग्नल पकड़ना नामुमकिन हो गया था। आज पायनियर 11 धरती से करीब 17 अरब किलोमीटर दूर है और वो अकेला कॉन्स्टलेशन की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज भले ही पायनियर 10 और पायनियर 11 डेड हो चुके हैं, पर इनकी यात्रा बेकार नहीं गई। इन दोनों ने मिलकर जो नींव रखी थी, उसी पर वॉयेजर जैसे महान मिशन खड़े हुए, जिनके बिना हम सौरमंडल के बाहरी हिस्से को कभी समझ ही नहीं पाते। 2006 में 19 जनवरी की रात को केप कैनावरल से एक और प्रोब लॉन्च होता है, जिसका नाम था न्यू होराइजन। इसकी स्पीड इतनी तेज थी कि उसने मून के ऑर्बिट को सिर्फ 9 घंटे में ही पार कर लिया। इससे पहले कोई स्पेसक्राफ्ट इतनी तेजी से नहीं गया था। न्यू होराइजन्स का लक्ष्य सोलर सिस्टम के आखिरी प्लैनेट प्लूटो तक पहुंचना था। वही प्लूटो जिसे 2006 में ही प्लैनेट की लिस्ट से हटा दिया गया था। रास्ते में 2007 में न्यू होराइजन्स जुपिटर के पास से होकर गुजरा और उसने भी पायनियर 11 की तरह जुपिटर की ग्रेविटी का इस्तेमाल किया, जिसके बाद न्यू होराइजन्स और तेजी से प्लूटो की तरफ बढ़ने लगा। 9 साल तक अंतरिक्ष में अकेले भटकने और 5 अरब 90 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वो दिन आ ही गया जिसका सबको इंतजार था। 14 जुलाई 2015 को न्यू होराइजन्स प्लूटो के बिल्कुल पास पहुंच चुका था। प्लूटो से इसकी दूरी सिर्फ 12,500 किलोमीटर थी, जिसके बाद उसने जो भेजा उसे देखकर पूरी दुनिया रुक सी गई। प्लूटो को न्यू होराइजन्स के पहुंचने से पहले काफी मिस्टीरियस और मोस्टली डेड आइसी वर्ल्ड माना जाता था। साइंटिस्ट सोचते थे कि यह बस एक छोटा, ठंडा क्रिएटर फील्ड ऑब्जेक्ट होगा जहां बहुत कम जियोलॉजिकल एक्टिविटी होगी, पर ये सभी अनुमान गलत साबित हुए। प्लूटो पर नाइट्रोजन की बर्फ के विशाल ग्लेशियर और पानी की बर्फ से बने पहाड़ मौजूद थे जो लगभग 3,500 मीटर ऊंचे थे, और प्लूटो की सतह बेहद नई और ताजा दिखती थी, जिस पर लगभग कोई इम्पैक्ट क्रिएटर नहीं था। इसका मतलब था कि प्लूटो पूरी तरह इनएक्टिव दुनिया नहीं है, उसके अंदर आज भी जियोलॉजिकल एक्टिविटी चल रही हो सकती है। पर न्यू होराइजन्स यही नहीं रुका। 2019 में नए साल के पहले दिन ही न्यू होराइजन्स ने एक और काम कर दिखाया जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। उसने प्लूटो से भी कहीं आगे, धरती से करीब 6 अरब 60 करोड़ किलोमीटर दूर मौजूद अरोकोथ के बेहद करीब से उड़ान भरी। यह मानव इतिहास में किसी भी स्पेसक्राफ्ट द्वारा इतनी नजदीक से देखा गया ब्रह्मांड का अब तक का सबसे दूरी पर स्थित ऑब्जेक्ट था। आज 2026 में न्यू होराइजन्स धरती से करीब 8 अरब किलोमीटर दूर है और वो अभी भी धरती से बात कर रहा है और काइपर बेल्ट के बाहरी हिस्से की जानकारी भेज रहा है। 2028 या 2029 तक न्यू होराइजन्स काइपर बेल्ट से बाहर निकल जाएगा और तब शुरू होगा उसका असली इंटरस्टेलर सफर। चूंकि न्यू होराइजन्स के पास वॉयेजर्स से कहीं ज्यादा मॉडर्न और एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स है, इसलिए जब यह तारों के बीच पहुंचेगा तो यह हमें वो राज बताएगा जो वॉयेजर्स कभी नहीं बता पाए। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि न्यू होराइजन 2050 तक काम करता रहेगा। इन स्पेसक्राफ्ट्स ने ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे महान मिशंस को अंजाम दिया और सोलर सिस्टम और उसके प्लैनेट्स को समझने में हमारी मदद की। आगे का सफर इन स्पेसक्राफ्ट्स के लिए बहुत ही शांत और अंतहीन होने वाला है, पर वे अकेले नहीं हैं। उनके साथ आज भी हमारी यादें और हमारा डाटा मौजूद है, जो आज भी अंधेरे अंतरिक्ष में हमारी मौजूदगी का एक शांत निशान बनकर इन प्रॉब्स के साथ चल रहा है। किसी में गोल्डन रिकॉर्ड के रूप में, तो किसी में मेटल प्लैक के रूप में, और शायद लाखों करोड़ों साल बाद जब कोई एलियन सिविलाइजेशन इन्हें ढूंढेगी तो उन्हें पता चलेगा कि ब्रह्मांड के एक छोटे से कोने में एक नीली दुनिया थी जहां इंसानों ने आसमान को नापने की जिद की थी। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में जरूर बताएं कि इनमें से कौन सा स्पेसक्राफ्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।